सोचिए, एक ऐसा प्रस्ताव मिले जो दुनिया को बदल सकता हो, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी हो। अमेरिका ने गाजा के लिए कुछ ऐसा ही किया है, और अब भारत के सामने एक ऐसा फैसला है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का रुख तय कर सकता है। चलिए, इस मुश्किल पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये वाकई में गाजा में शांति लाने की एक ईमानदार कोशिश है, या फिर ये अमेरिका का एक जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन है? दुनिया भर के नेता फिलहाल इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। और ये सब शुरू हुआ इस एक खबर से। 18 जनवरी 2026 को रॉयटर्स की इस हेडलाइन ने पूरी दुनिया में जैसे एक हलचल सी मचा दी, और अमेरिका की ये नई पहल सीधे लाइमलाइट में आ गई। तो आखिर ये शांति बोर्ड है क्या चीज? चलिए, इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं। आधिकारिक तौर पर अगर व्हाइट हाउस की माने तो ये बोर्ड गाजा में कॉन्फ्लिक्ट के बाद गवर्नेंस, रिकंस्ट्रक्शन और स्टेबिलिटी लाने के लिए बनाया गया है। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है ना? लेकिन असली कहानी शायद पर्दे के पीछे है। ऐसा लगता है कि अमेरिका एक ऐसा सिस्टम खड़ा करना चाहता है जिसका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में हो। एक ऐसा सिस्टम जो यूएन की धीमी नौकरशाही को बाईपास कर सके, और हाँ, दुनिया को ये भी दिखा सके कि असली बॉस कौन है। और अब इस पूरी पिक्चर में एंट्री होती है भारत की। इस जियोपॉलिटिकल शतरंज के खेल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत को भी इस खास क्लब में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, और बस यहीं से नई दिल्ली के लिए असली चुनौती शुरू हो जाती है। चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ीं। 17-18 जनवरी को घोषणा हुई और फौरन ही बहुत सी सरकारों ने काफी सतर्क प्रतिक्रिया दी। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कौन इस नई नाव पर सवार होता है और कौन दूर से ही देखता रहता है। तो भारत के लिए इस फैसले का मतलब क्या है? देखिए, ये एक हाई स्टेक्स गेम है जहां बहुत कुछ दांव पर लगा है। ये भारत के लिए आसान भाषा में कहें तो एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ अगर शामिल होते हैं तो ग्लोबल स्टेज पर एक बड़ा रोल मिलता है, अमेरिका के साथ दोस्ती और भी मजबूत होती है और नए अवसर खुलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक विवादास्पद खेल का हिस्सा बनने का जोखिम है, देश के अंदर राजनीतिक आलोचना झेलने का खतरा है, और नई जिम्मेदारियों का बोझ भी उठाना पड़ेगा। और अब बात करते हैं एक और बड़े पेंच की, पैसा। अफवाहें ये हैं कि इस बोर्ड का सदस्य बनने के लिए $1 अरब तक देने पड़ सकते हैं। अगर ये बात सच निकली तो ये कोई शांति पहल कम और एक महंगा एक्सक्लूसिव क्लब ज्यादा लगेगा। लेकिन ये मामला सिर्फ गाजा या भारत तक ही सीमित नहीं है। ये असल में पूरे वैश्विक सिस्टम के भविष्य का सवाल है। यहाँ पर ना दो मॉडल आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ है अमेरिका का तेज और निर्णायक शांति बोर्ड, और दूसरी तरफ है हमारा जाना पहचाना, थोड़ा धीमा लेकिन सबकी सहमति से चलने वाला संयुक्त राष्ट्र। तो ये लड़ाई एक तरह से रफ्तार बनाम वैधता की है, और इसी वजह से पूरी दुनिया से बड़े तीखे सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या ये यूएन को कमजोर करने की कोशिश है? फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व कहाँ है इसमें? क्या इससे एक ऐसी गलत परंपरा शुरू हो जाएगी जहां शक्तिशाली देश अपने अपने नियम खुद बनाएंगे? ये सब बहुत बड़े सवाल। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस मुश्किल स्थिति में भारत कर क्या सकता है? आइए भारत के सामने जो 4 संभावित रास्ते हैं उन पर एक नजर डालते हैं। मोटे तौर पर देखें तो भारत के पास 4 विकल्प हैं। पहला, पूरी तरह से आगे बढ़ना और नेतृत्व करना। इसमें फायदा सबसे ज्यादा है पर जोखिम भी उतना ही ज्यादा। दूसरा विकल्प, हाँ बोलना, लेकिन अपनी शर्तों पर, जैसे कि इसमें यूएन को भी शामिल किया जाए। तीसरा, सीधे सीधे मना कर देना या बस एक ऑब्जर्वर बन के रहना। इसमें जोखिम नहीं है लेकिन फिर प्रभाव भी 0 हो जाएगा। और चौथा रास्ता, इस पूरी पहल को ही यूएन सिस्टम के अंदर लाने के लिए जोर दें। और आखिर में कुछ ऐसे बड़े सवाल हैं जो अभी भी हवा में हैं। ऐसे सवाल जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या इस बोर्ड के पास जमीन पर ऑन ग्राउंड असली अधिकार होगा, या ये सिर्फ एक सलाहकार निकाय, एक कागजी शेर बनकर रह जाएगा? भारत का फैसला बहुत हद तक इसी एक सवाल के जवाब पर निर्भर करेगा। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या इस तरह के शांति बोर्ड आने वाले कल में शांति लाने का नया मॉडल बनेंगे, या फिर ये दुनिया में नए नए विभाजन पैदा करने का एक जरिया बन जाएंगे? इसका जवाब शायद सिर्फ वक्त ही दे सकता है।